नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी में संत रविदास की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली सिरगोवर्धन पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर देश और प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग और बलिदान का था। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सबसे ज्यादा हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। हम समाजवादियों की पहचान है, हमारा व्यवहार, हमारा रास्ता जो है वो सेकुलर है। हम जहां सोशलिस्ट हैं वहीं हम सेकुलर भी हैं और सोशलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन काम है और उसी तरीके से कम्युनल होना बहुत आसान है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, वो उन पर चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है, पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। तीनों कानून समाजवादी पार्टी विरोध पहले भी करती थी और आज भी विरोध करती है। और मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी 1 साल या 1.25 साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा। जो चीज आज खराब है वो 1 साल या 3 साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी मंडी में कि हम मंडी में पैसा लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी मंडियां समाजवादी सरकार में बन रही थी आज सब मंडियां ठप हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यही एक्सप्रेसवे जो बन रहा आगे आ रहा था लखनऊ से हमारे पूर्वांचल के इलाके के लिए, उसमें भी जो मंडियां बननी थी बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में या अमेठी में या लखनऊ में, कोई मंडी नहीं बनाई जा रही है। अगर मंडियां नहीं होंगी, कोई स्थान नहीं होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि एमएसपी आखिरकार किसानों को कहां मिलेगी। अगर एमएसपी देना भी चाहते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो स्थान बताएं जहां एमएसपी मिलेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं। जब उन्हें सदस्य बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ फ़ोन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस्ड कॉल नंबर जारी करें जिस पे उन्हें एमएसपी मिल जाएगी, और वो एमएसपी जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। इधर लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरी है उससे काम, नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर न जाने कितने एमओयू किए गए, 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया गया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन पाया। और अगर काम रोजगार देना है तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसलों में बदलाव लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा पर्व पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के नायक चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस और महान समाजसेवी नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर उनको नमन भी किया है। उन्होंने कहा कि महान संत, अद्भुत समाज सुधारक, अनुपमेय रचनाकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोशिशें नमन करता हूं। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे निर्मल दर्शन के माध्यम से समाज को आडंबर मुक्त और समरस बनाने की प्रेरणा देने वाले गुरु रविदास जी के विचार हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद हैं। आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के एक बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए चलते हैं। तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि भाई देखो, मुझे आज समय नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है, और अच्छा होगा कि तुम गंगा स्नान कर लो और मेरी तरफ से एक आना ये गंगा मैया को चढ़ा देना। वह व्यक्ति जो सहयोगी संत था वह गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद अपनी ओर से दान पुण्य जो करना था करने के बाद जैसे बाहर आया, बाहर आकर के चलने के लिए प्रस्थान किया, उसे समझ में आया कि भाई मैंने तो गंगा मैया को अपनी ओर से जो अर्पण करना था कर दिया, लेकिन
संत रविदास की ओर से भी मैंने कुछ अर्पण नहीं किया, उन्होंने मुझे एक काना दिया, मैं इसको भी चढ़ा देता हूं। और जैसे संत रविदास जी के नाम पर उन्होंने गंगा मैया को आना चढ़ाया तो पता लगा कि एक हाथ स्वयं बाहर की ओर आता है और संत रविदास जी के द्वारा दिए गए उस दक्षिणा को स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वे संत रविदास जी के पास आके पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि मैंने भी दान किया लेकिन उसको तो गंगा जी में वैसे चला गया, बह गया, लेकिन जो दान आपने दिया था वो दान गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया है। तो उस समय तब संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रयागराज में बीजेपी ने भी निषाद समस्या समाधान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सांसद रीता बहुगुणा जोशी और राज्य सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में निषाद समुदाय के लोगों के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद पैदा हुई समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया है और लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। कांग्रेस के नेता आए जाए कोई आपत्ति नहीं, ये लोकतंत्र है, मगर जब आए थे तो ये बता देना चाहिए था एनजीटी किस कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एनजीटी कानून किसने बनाया था? वो मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी जी की सरकार थी। अब हम उसके विरुद्ध कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, योगी सरकार कोर्ट में है और यहाँ पे जो है उनकी समस्याएं हैं और उस समस्याओं का जो कहीं पुलिस के माध्यम से हुई या कहीं से हुई है, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे सभी उच्च अधिकारी भी हैं, हमारे बहन में हमारे सांसद रीता जी भी हैं, सभी लोग हैं। तो यहाँ पे योगी जी ने जो मुझे कहा उसके आधार पर यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही होगी। देखिए, विगत 3 वर्षों से लगातार हम लोग निषादों के केवटों की समस्या को लेकर यहाँ से दिल्ली तक बात कर रहे हैं। एनजीटी का जो कानून है वो इतना वाहियात है कि उन्होंने इन गरीबों के रोजी रोटी को छीना और इस पूरे मामले में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, उन्होंने जो माफियों के हाथ में पूरा बालू खनन दे दिया, उसके वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और हमारा ये जो हुआ बसवार में वो शर्मनाक है। उसके खिलाफ योगी जी ने अब जांच कराकर और सख्ती से निर्णय लिए हैं और ये बात भी सत्य है कि इनका व्यवसाय इनको वापस आना चाहिए। बहराइच में निषाद पार्टी की ओर से आयोजित सदस्यता सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो साथ ही बीजेपी सरकार को भी इशारों में आगामी चुनाव को लेकर आड़े हाथों ले लिया है। निषाद पार्टी की ओर से की गई मांगों को लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार पर निषादों को लेकर अभी तक कोई काम न करने का आरोप लगाते हुए अफसरों पर लगाम लगाने की नसीहत भी दी गई। किसान के साथ अब भी आज भी हैं, कल भी रहेंगे और वो किसान तो राजनीति के शिकार हैं जो बेचारे बैठे। 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, जय जवान जय किसान का नारा दिया था और सारे किसान बेचारे बूढ़े होकर आत्महत्या कर रहे हैं और सारे नेता जो थे जवानों, किसानों के लिए आयोग बनना चाहिए और उसमें केवल धोती वाले रहें, किसान खाटी किसान हो जो खेती करते हैं, व्यापारी टाइप के न हो और हर एक प्रदेश के हर एक जिले के एक किसान 2-2 किसान उसमें रखे जाए, उन्हें विदेश यात्रा कराई जाए जैसे नेताओं को कराया जाता है। विश्व में जैसे व्यापार चलता है, किसानी होती है वैसे हो। अभी ये जो कभी पहन के घर बैठे हो ब्यूरोक्रेट्स, कभी गए नहीं किसान पे, वो क्या जाने की खेती कैसे होती है भाई? ये आखिर ब्यूरोक्रेट जो काम ब्यूरोक्रेट्स कर सकता हो किसान नहीं कर सकता, जो किसान नहीं कर सकता ब्यूरोक्रेट्स कर सकता है। बस्ती पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने टोपी पर हो रही राजनीति में एंट्री मार दी है। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर भजनिया ने कहा कि उन्होंने कहा कि सन 1925 में आरएसएस ने टोपी का प्रचलन शुरू किया। जिस आरएसएस के बल पर वो कुर्सी पर बैठे हैं और जिस टोपी का जिक्र करते हैं, इतिहास पढ़ ले। 1925 में सबसे पहले आरएसएस ने टोपी की शुरुआत की थी। उस दिन मुझे आश्चर्य हुआ जिस दिन सदन के अंदर योगी जी ने कहा कि मनु के वंशज हैं। समाज में महंगाई को लेकर के और जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप देख रहे हैं कि जो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी हैं वो खुद। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजीपुर जिले के सैदपुर पहुंचे, लेकिन वो यहां किसी राजनीति
के कारण से नहीं गए, बल्कि अपने दत्तक पुत्र की शादी में शामिल हुए। राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक अनुसूचित जाति के लड़के को गोद में लिया था ताकि उसका भविष्य संवार सके। आज उसी बेटे की शादी है जिसे आशीर्वाद देने वो उसके घर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था मैंने तभी विजेंद्र की पढ़ाई का खर्चा उठाने की ठानी थी और आज मुझे उसे एक डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गाजीपुर दौरा रहा और गोद लिए हुए बेटे ब्रिजेंद्र की शादी में वो शामिल हुए और राजनाथ सिंह ने गोद लिए हुए बेटे को आशीर्वाद भी दिया है। अब वहीं बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान में अब तक 2100 करोड़ की धनराशि ट्रस्ट के खातों में पहुंच चुकी है। वहीं अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। इसके लिए भी जल्द फैसला लिया जाएगा। अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के कुछ अत्यंत गरीब बच्चों को भी उनकी यदि मैं मदद करूंगा तो इससे सुखद अनुभूति होगी। तो ऐसे ही तो बच्चों को मैंने बुलवाया और उनकी जितनी पढ़ाई लिखाई में मदद हो सकती थी वो की है। आज मुझे खुशी है कि वो डॉक्टर बन गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर बन गया है। आज उसकी शादी थी, उस बच्चे ने मुझे आमंत्रित किया था तो मैं उसी में भाग लेने के लिए आया। मंत्री जी, चाइना जो है अपने सेना को वापस ले रहा है, उसके बावजूद भी विपक्ष जो है तमाम तरीके के एलिगेशन लगा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। और ये बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूँ कि अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की सेना ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उससे हर बार भारतवासी, यदि पूरी जानकारी हो जाएगी तो हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान में अब तक 2100 करोड़ की धनराशि ट्रस्ट के खातों में पहुंच चुकी है। वहीं अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी जल्द फैसला लिया जाएगा। इस बारे में ट्रस्ट फैसला अगली बैठक में लेगा। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दी है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान का आज आखिरी दिन है। पूरे देश में व्यापक स्तर पर चलाए गए अभियान देश की सभी जाति और वर्ग के साथ गरीब परिसर में जुड़ सके, इसके लिए रसीद के साथ साथ 10, 100 और 1000 रुपए का कूपन जारी किया गया था। हम लोगों ने जो अभियान चला रखा था, आज माघ की पूर्णमासी होने के कारण उसका समापन दिवस है। संक्रांति से वह आरंभ हुआ था और आज वह समाप्त हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी प्राप्त की, उत्साह के साथ समर्पण भी किया और लगातार यह समर्पण का क्रम बड़े से बड़े लोगों से लेकर के छोटे से छोटे लोगों का भी अभी भी चल रहा है। मैंने आज उसकी ओर देखा है। आज सायंकाल तक ये अभियान चलेगा, कल से ये अभियान रुक जाएगा। लेकिन संजोग की बात ऐसी है कि आज और कल बैंक्स बंद हैं, लेकिन मेरा विश्वास है और कल तक का जो आंकड़ा मुझे पता है उसके अनुसार हम 2100 करोड़ रुपयों से अधिक इस अभियान से प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा है, हम लोगों ने जो मूलभूत विचार किया था उसमें विदेशों में इस प्रकार का अभियान चलाने की हम लोगों की योजना नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच उन्होंने कोरोना को लेकर तमाम आंकड़े भी बताए हैं, साथ ही रोजगार को लेकर किए जा रहे सरकार के काम भी गिनाए। वैक्सीन की गति को बढ़ाया जाए और जिस जिस लक्षित समूह को वैक्सीन लगनी है उनको एक दिन पहले सूचित किया जाए ताकि वो समय से अपने अपने जहाँ जहाँ पर उन्हें वैक्सीन लगनी वहाँ पहुँचकर वैक्सीन अपनी लगवा सकें। प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि कोरोना की लड़ाई तेज रखी जाएगी, किसी प्रकार से भी कोई ढिलाई नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं डेली बैठक करें, प्रतिदिन समीक्षा करें। किसी भी प्रकार, किसी भी हालत में किसी प्रकार की ढिलाई कोरोना की लड़ाई में न की जाए ताकि ये कोरोना को नियंत्रण में रखा जाए और पुनः इसे न फैलने दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना सामान्य होने से सभी गतिविधियां सामान्य हो गई हैं प्रदेश में और साधारण जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ थी सभी काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार में स्वरोजगार, सरकारी नौकरी व उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर सृजन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने रिक्तियों को शीघ्र पारदर्शी तरीके से भरने की तत्काल व्यवस्था करें और इसे एक क्रम से भर्तियां होनी चाहिए। इसके साथ साथ निजी उद्योगों के माध्यम से भी रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बैंकों से समन्वय करके नए एमएसएमई उद्योगों को ऋण अधिक से अधिक मात्रा में दिलाए जा रहे हैं और उसी क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में जब से लॉकडाउन हटा है तब से लेकर इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,64,000 नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। वहीं पर आत्मनिर्भर पैकेज में पूर्व से विद्यमान एमएसएमई इकाइयों को लगभग 4,38,000 ऐसी इकाइयों को 11,945 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं। इस प्रकार अभी तक लगभग 41,000 करोड़ के ऋण जो हैं वो लगभग 13 लाख इकाइयों को वो दिए गए हैं। इन्हीं इकाइयों को ऋण देकर इन्हें काम में लगाने से लगभग 27 से 28 लाख रोजगार के नए अवसर सृजन हुए हैं और इस प्रक्रिया को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। मार्च 31 तक खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में इसे और बढ़ाया जाएगा और ये बैंकों के साथ समन्वय हो रहा है। बैंकों के साथ अभी लोन मेले भी आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऋण वितरण करके उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर और अधिक से अधिक पैदा किए जाएं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाए जाने का प्रयास पूरा एक योजना है और प्रदेश सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए वर्तमान में जो धान की खरीद हो रही है उसकी समीक्षा हो रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में धान क्रय की प्रक्रिया का अनुश्रवण करते रहें, निरीक्षण करते रहें ताकि किसी प्रकार की कठिनाई किसानों को ना हो। ललितपुर के तालाबपुरा इलाके में एक तालाब के अंदर शव मिला है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने महिला के शव को पानी में तैरते हुए देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी नगर पालिका परिषद प्रतिनिधि राजू यादव को दी गई। वहीं शव की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला है। मृतक महिला की पहचान संगीता साहू के नाम से हुई है, जो शुक्रवार को देर शाम से ही लापता थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और कार्रवाई शुरू की है। मैं सुबह यहाँ मंदिर आया तो यहाँ पर देखा कि एक महिला डूबी हुई थी। उसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद यानी कि लोग बाग आ गए। फिर उसका यानी कि शनाख्त हुई तो बताया कि नौड़ा घाट की रहने वाली है। संगीता नाम है, 35 वर्ष की है और संतोष साहू की बहन है। वो सूके साहू की पत्नी है और यहाँ पर शनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस दरोगाजी आ गया। दरोगाजी ने फिर उसको भेज दिया। पीलीभीत में डीएम पुलकित खरे और एसपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। इस बीच थाने में समाधान दिवस का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में क्षेत्रीय लेखपालों और पुलिस कर्मियों ने शिरकत की, जहां उनको पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डीएम और एसपी ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील गांव में पहुंचकर माहौल खराब करने वालों की पहचान करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से शराब तस्करी करने वालों को भी पकड़कर कार्रवाई करने को कहा है। हथियारों से जुड़ी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दे दिए गए। पंचायत चुनाव जो हम सबके सामने है उनको लेके सबको संवेदित करा गया है। गांव में जाके भ्रमण को नियमित रूप से पुलिस और राजस्व कर्मियों द्वारा करना है। संवेदनशील, अति संवेदनशील गांव का चिन्हीकरण करना है। उसमें जो कारक हैं, जिन वजहों से वो गांव संवेदनशील है, उनको चिन्हित करना है। असलहों को जमा करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ गांव में जो असामाजिक तत्व हैं, अवांछित तत्व हैं, उनका चिन्हीकरण समय से हो जाए। इसी सब को लेके सबको संवेदित करा गया और हर गांव में इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाए, जिससे हम लोग निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव करा पाए। यही हम पुलिस प्रशासन की पूरी मुहिम है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।